हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का टीसीआई पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ और मस्त होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पुष्पी पादप लैंगिक जनन का सेकेंड वीडियो। पहले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा पुष्प क्या होता है, इसके अलावा पुष्प के कितने भाग होते हैं, कौन प्रमुख जनन अंग होता है और कौन रिप्रोडक्टिव जनन अंग होता है, इसके बारे में हम लोगों ने बात किया था। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लैंगिक जनन में होने वाली घटनाओं के। तो आइए देखते हैं लैंगिक जनन में होने वाली क्या क्या घटनाएं हैं। यदि आपने डायरेक्ट इस वीडियो को देखना स्टार्ट किया है तो आप पहले वीडियो को आप देख लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है इस चीज को समझने के लिए। तो यदि आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप उस वीडियो को देख करके इस वीडियो को देखेंगे तो ज्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा। तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए पहले इस वीडियो में हम देखते हैं कि लैंगिक जनन में क्या क्या घटनाएं होती हैं। तो देखिए लैंगिक जनन में 3 घटनाएं होती हैं। पहला एनसीईआरटी ने दे रखा निषेचन के पहले वाली घटना, इसे प्री निषेच फर्टिलाइजेशन कहते हैं। दूसरा होता है निषेचन, जिसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और तीसरा होता है निषेचन पश्च घटना, जिसे हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब प्री फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन के पहले कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। निषेचन के पहले एनसीईआरटी ने 2 चीजों को दिया है। पहला दिया है संरचना, जिसे हम स्ट्रक्चर कहेंगे। दूसरा दिया घटना, जिसे हम इवेंट कहेंगे। तो स्ट्रक्चर में एनसीईआरटी ने क्या दिया है, पुंकेसर दिया है, लघु बीजाणुधानी दिया है। और लघु बीजाणुधानी की संरचना क्या होती है, परागकण के बारे में पढ़ेंगे, स्त्री केसर के बारे में पढ़ेंगे, और बीजाणु जनन बीजाणु गुरु बीजाणुधानी के बारे में पढ़ेंगे, और भ्रूणकोश क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, भ्रूणकोश को ही हम लोग कहते हैं बीजांड। भ्रूणकोश को ही क्या बोलेंगे, बीजांड बोलेंगे। अब घटनाओं में हमको क्या पढ़ना है, युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस पढ़ना होता है। गैमेटोजेनेसिस का यानी युग्मक जनन का मतलब होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में किस तरीके से युग्मक का फॉर्मेशन होता है, युग्मक कैसे बनता है। इसमें हमें क्या पढ़ना है, सूक्ष्म या लघु बीजाणु जनन पढ़ना है। मतलब ये कि इसमें हमें सबसे पहले पढ़ना है कि नर युग्मक कैसे बनता है। इसके बाद हमें पढ़ना है दीर्घ या गुरु बीजाणु जनन, यानी कि मादा युग्मक कैसे बनता है। इसके बाद हमें पढ़ना है युग्मक स्थानांतरण, यानी कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक बन जाता है तो ये दोनों युग्मक ट्रांसफर होकर के कहां जाएंगे, निषेचन के लिए। निषेचन होगा तो निषेचन के बाद क्या बनेगा, युग्मक युग्मनज बनेगा। तो दूसरा इवेंट क्या है इसमें, निषेचन। निषेचन 2 प्रकार का होता है, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन। तो इस चैप्टर में हम आंतरिक निषेचन की बात करेंगे। इसमें क्या होता है, सतह निषेचन के बारे में बात करेंगे, और दोहरा निषेचन के बारे में बात करेंगे, जिसे हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, युग्मनज निर्माण पढ़ेंगे, कैसे युग्मनज का निर्माण होता है। इसके बाद भ्रूणकोश पढ़ेंगे, भ्रूण क्या होता है ये पढ़ेंगे, और बीज क्या होता है ये पढ़ेंगे। इस तरीके से लैंगिक जनन में 3 प्रकार की घटनाएं होती है, निषेचन के पहले, निषेचन और निषेचन के बाद। बात समझ में आई आपको इतनी। तो आप क्या करेंगे, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे। ये एक रेखा चित्र है जो आपको ये बताने का पूरा प्रयास करेगा कि इस पूरे चैप्टर के लैंगिक जनन की घटनाओं में हमें क्या पढ़ना है। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट लेंगे। इसके बाद हम आज का हमारा टारगेट क्या है, पुंकेसर क्या होता है ये पढ़ेंगे, पुंकेसर की संरचना पढ़ेंगे, और लघु बीजाणुधानी क्या होता है, ये 2 टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक, तो चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको इरेज करेंगे, और अब हमारा जो मेन टॉपिक आएगा पुंकेसर और लघु बीजाणुधानी के बारे में आज का हमारा टारगेट है। आप जब भी पढ़ने बैठेंगे आप क्या करेंगे, कापी और पेन ले करके बैठेंगे, हमारे साथ साथ आप नोट्स बनाते रहेंगे, ताकि आपको ये समझ में आता रहे कि हम पढ़ के आ रहे हैं। और अगले दिन जब आप भी रिवीजन करें तो आपको रिवीजन करने में बहुत ही आसान लगे चीजें। तो नोट्स आप हमेशा बनाते चलेंगे। तो चलिए निषेचन के पहले वाली घटना हम पढ़ेंगे अब, जिसका नाम क्या होता है, प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन आज हम बात करेंगे इस वीडियो में प्री फर्टिलाइजेशन का, जिसे कहते हैं निषेचन के पहले वाली घटना। तो निषेचन के पहले वाली घटना में आज हमें पढ़ना है पुंकेसर के बारे में। क्या होता है ये पुंकेसर, यानी हमें पढ़ना है सेपल्स के बारे में कि सेपल्स क्या होते हैं। पुंकेसर क्या होता है, जो नर जनन अंग होता है उसे हम बोलते हैं पुमंग। पुमंग की इकाई को हम क्या बोलते हैं, पुंकेसर, यानी कि पुंकेसरों से मिल करके बना होता है कौन, पुमंग। तो जो पुंकेसर होता है
किसी भी पुष्प का नर जनन अंग होता है। पुंकेसर का स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको पुंकेसर इस तरीके से दिखाई देता है। पुष्प में आप देखेंगे ऐसे स्त्री केसर होता है। स्त्री केसर में ऐसे घुंडीनुमा जो संरचना होती है इसे हम बोलते हैं पुमंग। तो सभी को मिला करके पुमंग बोलेंगे, लेकिन किसी एक को हम क्या बोलेंगे, पुंकेसर बोलेंगे। आज हमें इसी पुंकेसर के बारे में जानना है कि ये क्या होता है। तो पुंकेसर का वह भाग जो आप पतला तंतुबद्ध देख रहे हैं, इस पतले तंतुबद्ध भाग को हम कहते हैं डंठल। इसे क्या बोलेंगे, हम डंठल बोलेंगे। और ये वाला जो भाग है इसे हम कहते हैं परागकोश। इसे हम क्या बोलेंगे, परागकोश बोलेंगे। इसे अंग्रेजी में बोलते हैं पॉलन सैक। इसे अंग्रेजी में बोलते हैं पॉलन सैक, या इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंथर बोलते हैं। अब पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो पुंकेसर होता है यानी कि जो पुमंग होता है उसे पुष्प का नर जनन अंग कहते हैं। इसकी इकाई को पुंकेसर कहते हैं और इसके दो भाग होते हैं, डंठल और परागकोश। तो डंठल क्या होता है हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात किया था, परागकोश क्या होता है यह भी बात किया था। तो समझिए, अब हम सबसे पहले बात करेंगे किसका, परागकोश का, कि परागकोश क्या होता है। परागकोश यानी कि एंथर क्या होता है। तो आप देख रहे हैं कि जो ये परागकोश है ये द्विपालित संरचना होती है। ये द्विपालित संरचना होती है और द्विपालित संरचना के अंदर परागकणों का निर्माण होता है। पॉलन सैक, परागकोश का मतलब ही होता है परागकणों को रखने वाला, उसको हम बोलते हैं क्या, परागकोश बोलेंगे। तो जो परागकोश होता है ये होता क्या है, ये एक्चुअल में होता है द्विपालित संरचना होता है। द्विपालित संरचना होता है, अच्छा द्विपालित संरचना होता है और संरचना होता है तथा प्रत्येक संरचना के अंदर, प्रत्येक संरचना के अंदर, प्रत्येक संरचना के अंदर लघु बीजाणुधानी पाया जाता है। लघु बीजाणुधानी पाया जाता है, पाया जाता है। समझिए बात को, मैंने कहा कि परागकोश द्विपाली संरचना है। आपको इसमें इस तरीके से दो पालियां दिख रही होंगी। प्रत्येक पाली में दो लघु बीजाणुधानी पाए जाते हैं। समझ पाने के बाद अगर हम इसको कट करेंगे इस तरीके से तो प्रत्येक पाली में दो लघु बीजाणुधानी पाए जाएंगे, एक ये और एक ये, तीसरा ये, चौथा ये। तो प्रत्येक संरचना के अंदर दो लघु बीजाणुधानी पाए जाते हैं। क्या ये बात समझ आई? मैंने कहा कि जो परागकोश होता है द्विपालित संरचना होता है तथा प्रत्येक संरचना के अंदर लघु बीजाणुधानी पाई जाती है। समझ में आ रही है बात? आप लिख लेंगे कि एक संरचना प्रत्येक पाली में, एक पाली में दो लघु बीजाणुधानी पाया जाता है। दो लघु बीजाणुधानी, दो लघु बीजाणुधानी पाया जाता है। समझ में आई बात? यानी कि अगर आप इस परागकोश को काट देंगे तो इसमें आपको एक पाली के अंदर दो लघु बीजाणुधानी मिलेगा और दो पाली के अंदर चार लघु बीजाणुधानी मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक परागकोश में कुल चार लघु बीजाणुधानी पाया जाता है। लघु बीजाणुधानी पाया जाता है। समझ में आई बात? एक परागकोश के अंदर चार लघु बीजाणुधानी पाया जाता है। अब परागकोश में हमको
तो पढ़ना क्या होता है। पहले आप ये समझिए बात को, अगर मैं कहूं कि ये एक परागकोश है, परागकोश, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एंथर, इसे इंग्लिश में बोलेंगे एंथर। तो परागकोश में हमें दो चीजों को पढ़ना होता है। सबसे पहला चीज हम परागकोश में क्या पढ़ते हैं, परागभित्ति। परागभित्ति क्या होता है ये पढ़ते हैं। इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, दूसरे नंबर पे आता है बीजाणु जल ऊतक। बीजाणु जल ऊतक, स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू। ये दो चीजों को हम पढ़ते हैं कहां, परागकोश के अंदर। आप देख पा रहे होंगे कि ये जो बाहरी परत है ये क्या है, परागभित्ति होती है। इसके अंदर क्या होता है, बीजाणुजन ऊतक होता है। लेकिन परागभित्ति में भी हम देखते हैं कि 4 परत होती है। परागभित्ति में भी कितनी परत होती है, 4। सबसे पहले वाले बाहरी परत को हम बोलते हैं एपिडर्मिस। जो सबसे बाहर वाला परत होता है उसे आप एपिडर्मिस बोलेंगे। इसके बाद जो दूसरा परत होता है परागभित्ति का परागकोश में, वो होता है इंडोथेसियम। इंडोथेसियम। इसके बाद तीसरा होता है मिडल लेयर, और जो चौथे नंबर पे यानी सबसे भीतरी भाग क्या होता है, सबसे भीतरी भाग होता है टेपिटम। समझ रहे हैं बात को, सबसे भीतरी भाग होता है टेपिटम का। तो परागकोश में दो भाग हुआ, परागभित्ति पढ़ेंगे और बीजाणुजन ऊतक पढ़ेंगे। परागभित्ति में 4 परत होती है, एपिडर्मिस सबसे बाहर होता है, इंडोथेसियम उसके भीतर होता है, मिडल लेयर क्या होता है परागभित्ति का 1 से लेकर के तीसरे परत तक के पूरे भाग को हम बोलेंगे मिडल लेयर। और टेपिटम सबसे भीतर होता है जिसमें घना द्रव्य होता है, एक से अधिक न्यूक्लियस होता है और फूड मटेरियल होता है जो विकासशील परागकणों को भोजन देते हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे। बीजाणुजन ऊतक क्या होता है, तो लघु बीजाणुधानी के केंद्र में कुछ अपरिपक्व कोशिकाओं का समुच्चय पाया जाता है जिसे हम बीजाणुजन ऊतक कहते हैं। तो अब कैसे होगा ये बात समझिए जरा। अगर मैं कहूं कि हमारे पास देखिए, जैसे अगर आप किसी पुष्प को देखेंगे, किसी भी पुष्प को देखेंगे तो सबसे पहला भाग जो पुष्प का होता है आप कुछ ऐसे देखते हैं उस पुष्प में। इस ग्रीन वाले भाग को हम बोलते हैं बाह्य दलपुंज। इसके बाद आपने देखा होगा पुष्प के अंदर कुछ इस टाइप का आपको संरचना दिखा होगा। इसके बाद आपने देखा होगा पुष्प के पंखुड़ियों को। इसके बाद आपने क्या देखा होगा, पुष्प की पंखुड़ियों को देखा होगा। तो अब समझिए बात को, जो आप ग्रीन कलर का देख रहे हैं इसे कहते हैं बाह्य दलपुंज, और जो पंखुड़ियां होती है पुष्प का इसे कहते हैं दलपुंज, और जो ये आप रेड कलर का देख रहे हैं इसे हम कहते हैं जायांग। जायांग किसी भी पुष्प का मादा जनन अंग होता है। इसी जायांग के ऊपर आप देखेंगे घुंडीनुमा संरचना पाई जाती है। इसी घुंडीनुमा संरचना को ही हम क्या बोलते हैं, पुमंग बोलते हैं। तो पुमंग जो होता है पुंकेसर से मिलकर बना होता है। यहाँ पर जितने घुंडीनुमा संरचना है पूरे संरचना को मिला के हम क्या बोलते हैं, पुमंग। किसी एक की अगर हम बात करेंगे तो उससे हम बोलेंगे पुंकेसर, और इंग्लिश में कहेंगे सेपल। तो ये जो पुंकेसर है इसके दो भाग होते हैं, डंठल और परागकोश। परागकोश में हमें दो चीजें पढ़नी होती है, परागभित्ति और बीजाणुजन ऊतक। परागकोश क्या होता है, तो द्विपालिक संरचना होती है और प्रत्येक पाली में 2 लघु बीजाणुधानी पाए जाते हैं और एक परागकोश में 4 लघु बीजाणुधानी होते हैं। तो अगर मैं कहूं कि ये घुंडीनुमा संरचना जो है ये पुंकेसर है, तो अगर थोड़ा सा इसको और जूमिंग करके देखेंगे तो आपको ये द्विपालिक संरचना के रूप में दिखाई देगा। जब इसको आप कट करेंगे इस तरीके से परागकोश को कट कर देंगे आप, तो परागकोश को कट करने के बाद, परागकोश को कट करने के बाद आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है उसे हम बोलते हैं लघु बीजाणुधानी। उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, लघु बीजाणुधानी बोलेंगे उस स्ट्रक्चर को। क्या इतनी बात क्लियर हुई मेरी?
उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, लघु बीजाणुधानी बोलेंगे। एक परागकोश में कुल 4 लघु बीजाणुधानी पाए जाते हैं। इस तरीके से जब आप इसको कट करेंगे तो आपको एक परागकोश में कुल कितने लघु बीजाणुधानी दिखाई देंगे, 4। ये है पहला, ये दूसरा, और ये है तीसरा, और ये है चौथा। 4 लघु बीजाणुधानी आपको दिखाई देते हैं किसी एक परागकोश के अंदर। अब जो इस परागकोश को जब आप काटेंगे तो इस पे आप देखेंगे कुछ इस तरीके से आपको लाइनें दिखाई देती हैं। तो इस लाइन को हम कहते हैं लाइन ऑफ डेहिसेंस। इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे लाइन ऑफ डेहिसेंस। क्या ये बात समझ में आ रही है? इस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ डेहिसेंस। किसको? बीजाणुजन ऊतक के बाहर क्या होगा, परागभित्ति होगा। परागभित्ति में जो लाइन होगा उसे कहेंगे लाइन ऑफ डेहिसेंस। अब ये जो लघु बीजाणुधानी है इसमें कुल होते हैं कितने परत, 4 परत होते हैं। कौन कौन से होते हैं, अब जरा थोड़ा सा लघु बीजाणुधानी का अब मैं क्या करूंगा, ये जो इतना भाग आप देख रहे हैं लघु बीजाणुधानी का, इसको मैं क्या करूंगा, बाहर बनाऊंगा। समझिए बात को। कुल कितने होते हैं लघु बीजाणुधानी, एक परागकोश में 4 होते हैं। तो इस तरीके से मैंने क्या बना दिया, लघु बीजाणुधानी बना दिया। तो इसके जो आप देख रहे हैं ये लघु बीजाणुधानी, इसमें 4 परत होती है। यहां मैंने लिखा है सबसे बाहर क्या था, परागभित्ति था। परागभित्ति में जो लाइन था उससे हमने लाइन ऑफ डेहिसेंस कहा। अब लाइन ऑफ डेहिसेंस के अंदर ये 4 परत पाए जाते हैं। तो अब ये जो आप देख रहे हैं संरचना, ये है लघु बीजाणुधानी की संरचना। अब इसका जो सबसे बाहर होता है परत, उसके जो अंदर वाला परत होता है, सबसे बाहरी परत के अंदर वाला जो परत होता है उसे हम बोलते हैं इंडोथेसियम। यानी कि जो सबसे बाहर ब्लैक कलर का लेयर आप देख रहे हैं इसे हम बोलते हैं एपिडर्मिस। इसे हम क्या बोलेंगे, एपिडर्मिस बोलेंगे। इसके बाद जो रेड कलर का आप संरचना देख रहे हैं इसे हम बोलेंगे इंडोथेसियम। इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलते हैं इंडोथेसियम। इसके बाद इंडोथेसियम के अंदर जो 3 परत और पाई जाती है, इंडोथेसियम के अंदर कम से कम 3 परत जो पाई जाती है उसे हम बोलते हैं मिडल लेयर। यानी जो ग्रीन कलर का देख रहे हैं ये, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे मिडल लेयर बोलेंगे। अब मिडल लेयर के अंदर, मिडल लेयर के अंदर का जो भाग होता है इसे हम बोलते हैं टेपिटम। इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलते हैं टेपिटम। अब टेपिटम के अंदर पाया जाता है कुछ अपरिपक्व कोशिकाओं का समुच्चय पाया जाता है। कहां पर, अपरिपक्व परागकोश के अंदर कुछ अपरिपक्व कोशिकाओं का समुच्चय पाया जाता है। उसी समुच्चय को हम बोलते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। यानी कि जो टेपिटम है इसके अंदर पाया जाएगा क्या, बीजाणुजन ऊतक। इसके अलावा इस टेपिटम के अंदर बीजाणुजन ऊतक जो है, यानी ये जो लघु बीजाणुधानी है इसके एकदम केंद्र में, सेंटर में पाया जाता है माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये सेल क्या करती है, डिवाइड करके बनाती है परागकण। ये सेल डिवाइड होकर क्या बनाएगा, परागकण बनाएगा। तो लघु बीजाणुधानी में जब आप उसको देखेंगे तो एकदम छोटा सा संरचना दिखाई देगा। थोड़ा सा जूम करोगे तो त्रिपाली संरचना दिखाई देगा। एक पाली में 2 लघु बीजाणुधानी है। कैसे, जब आप इसको कट करेंगे, परागकोश को जब आप कट करेंगे तो आपको इस तरीके की संरचना दिखाई देगी, वो भी 4 पालियों में। इन सभी लघु बीजाणुधानी के अंदर आप देखेंगे कि परागकण पाया जाता है। सभी लघु बीजाणुधानी के अंदर परागकण पाए जाते हैं। तो ये जो लघु बीजाणुधानी आप देख रहे हैं इसको मैंने क्या किया, जूम करके यहाँ पर दिखाया। ये जो आप पूरा भाग देख रहे हैं यही पूरा सेम भाग इस वाले लघु बीजाणुधानी में होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। ये मैंने आपको समझाने के लिए इसका रेखाचित्र ड्रा किया है। तो सबसे बाहरी परत को एपिडर्मिस कहेंगे, इसके अंदर वाले को इंडोथेसियम, इसके अंदर वाले को तीसरे, एक से लेकर तीसरे लेयर तक को मिडल लेयर, फिर टेपिटम आता है। अब हम बात करेंगे
इन्हीं पराग भित्ति के बारे में और बीजाणुजन ऊतक क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि जैसे जैसे मैं आपको बताता चलूं आप चीजों को समझते चलिए। समझने के बाद वीडियो को थोड़ा स्टॉप करिए, इसके बाद आप क्या करिए, चीजों को नोट करिए। नोट्स बनाने से फायदा क्या होता है, बहुत फायदा है। पहला तो ये, आप जब चाहे तब रिवीजन कर सकते हैं। दूसरा, आपके मन में एग्जाम टाइम में टेंशन नहीं आएगा कि आखिर हम कैसे पढ़े, चीजों को रिवाइज कैसे करें। तो सबसे अच्छा तरीका है, नोट्स आपके पास है तो आप रिवाइज करते रहेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं आपको बताऊंगा कि जो पराग भित्ति होती है इसके चारों लेयर क्या होते हैं, कैसे होते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अब मैं बात करूंगा पराग भित्ति क्या होता है इसके बारे में। तो समझिए, अब हम लोग बात करने वाले हैं, अब हम लोग बात करेंगे पराग भित्ति के बारे में कि पराग भित्ति क्या होता है। ठीक, पराग भित्ति के बारे में बात करेंगे। तो पराग भित्ति में हम पराग भित्ति कहाँ आता है, परागकोश के बाहरी परत को पराग भित्ति बोलते हैं। तो आप लिखेंगे कि परागकोश के बाहरी परत को पराग भित्ति बोलते हैं, पराग भित्ति कहते हैं। इसके ऊपर कुछ लाइनें पाई जाती हैं, कुछ लाइन पाई जाती है जिसे लाइन ऑफ डेहिसेंस कहते हैं, जिसे लाइन ऑफ डेहिसेंस कहते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब इसी में हमें पढ़ना है एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडल लेयर और कैपिटल के बारे में। तो आप क्या करेंगे, इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे, इसके बाद हम बात करेंगे इन चारों परत की। चलिए, अब मैं इसको इरेज करता हूं। आप लोगों ने इसको आई थिंक नोट कर लिया होगा। चलिए, अब हम सबसे पहले परत की बात करेंगे जिसका नाम क्या है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस को हिंदी में कहते हैं बाह्य त्वचा। एपिडर्मिस को हिंदी में क्या बोलेंगे, बाह्य त्वचा। इसी को इंग्लिश में हम लिखते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस ये क्या होता है, इसमें आप एक लाइन लिखेंगे कि यह लघु बीजाणुधानी का सबसे बाहरी परत होता है। ठीक, अब इसके बाद दूसरे नंबर पे क्या है, इंडोथेसियम। इंडोथेसियम को हम इंग्लिश में ये तो इंग्लिश में है इंडोथेसियम, इसे हिंदी में बोलेंगे अंतस्त्वचा, अंतस्थेसियम। ये बोलते हैं हिंदी में, इसे का इंग्लिश लिखेंगे इंडोथेसियम। ये क्या होता है, इसमें आप लिखेंगे कि बाह्य त्वचा की अंदर वाली परत को इंडोथेसियम बोलते हैं। इसमें लिखेंगे कि यह बाह्य त्वचा के भीतर वाली परत होती है, इसके बाद है मिडल लेयर, जिसे हिंदी में हम कहते हैं मध्य परत।
अब तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे मध्य परत की। मध्य परत जिसे हम बोलते हैं मिडल लेयर। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई। तो मैंने बताया कि लघु बीजाणुधानी में लघु बीजाणुधानी में लघु बीजाणुधानी में 1 से 3 परत तक के भाग को हम क्या बोलेंगे? मध्य परत। मध्य परत कहते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई? मध्य परत कहते हैं। अब चौथे नंबर पे आता है क्या? टेपिटम। तो अब चौथा नंबर वाला मैं यहां लिखूंगा टेपिटम। टेपिटम क्या होता है? तो इसमें लिखेंगे कि यह लघु बीजाणुधानी का सबसे भीतरी परत होता है जिसमें एक से अधिक केंद्रक पाया जाता है। एक से अधिक केंद्रक तथा पोषक पदार्थ पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, एनसीईआरटी लिखती है इस बात को, एक से अधिक केंद्रक तथा पोषक पदार्थ पाया जाता है। समझ में आई बात? अब जो टेपिटम होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। यहां से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछता है टेपिटम क्या होता है और इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। तो बहुत ही आईएमपी टॉपिक है ये टेपिटम बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो अब हम बात करने वाले हैं टेपिटम के कार्य का। टेपिटम का क्या कार्य होता है? टेपिटम का कार्य, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इस लघु बीजाणुधानी के अंदर माइक्रोस्पोर मदद से होता है जो डिवाइड होकर के विभाजित होकर के परागकण बनाएगा। तो परागकण कहां बनेगा? सबसे भीतरी परत में बीजाणु ऊतक के समीप। तो टेपिटम कहां है? सबसे भीतरी परत है। तो ये परागकणों को क्या करेगा? पोषण देने का काम करता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? पोषक पदार्थ पाया जाता है। इसके अलावा इसमें क्या पाया जाएगा? आप लिख लेंगे कि पोषक पदार्थ पाया जाता है। इसके अलावा क्या पाया जाता है? इसके अलावा घना जीव द्रव्य पाया जाता है। जीव द्रव्य पाया जाता है। ये बात एनसीईआरटी लिखती है। अब कार्य में सबसे पहला पॉइंट हम लिखेंगे कि विकसित हो रहे परागकणों को या फिर विकासशील परागकणों को भोजन देने का काम करते हैं। भोजन देने का काम करते हैं। इतनी बात समझ में आई? इसके अलावा जो टेपिटम होता है ये क्या करता है? IAA हार्मोन्स को स्रावित करता है। इसके अलावा आप लिख लेंगे तीसरे नंबर पे सबसे इंपॉर्टेंट लाइन। पहला इंपॉर्टेंट है और तीसरा लाइन भी क्या है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लिखेंगे कि यह यूबिस कण स्रावित
स्रावित करता है। जो जो स्पोरोपोलेनिन बनाता है। ये क्या करेगा? स्पोरोपोलेनिन बनाएगा। इसके अलावा यह क्या करेगा? यह काइलेज नामक एंजाइम स्रावित करता है। ये एंजाइम जो होता है काइलेज नामक एंजाइम, दो लघु बीजाणुधानी का जो ज्वाइनिंग वाला पार्ट होता है, यहां पर ये क्या करता है? जब परागकण लघु बीजाणुधानी में भर जाता है तो इसका स्फुटन होता है, तो इसके ज्वाइन वाले पार्ट को ये क्या ब्रेक डाउन, इसे तोड़ने में क्या करता है? काइलेज एंजाइम सहायता करता है। इतनी बात समझ में आई? अब स्पोरोपोलेनिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। स्पोरोपोलेनिन क्या होगा? मैंने कहा कि परागकण एकदम अंदर बनेगा। अब टेपिटम यही है, टेपिटम यूपिस कण स्रावित करेगा तो सभी के सभी यूपिस कण कहां जाएंगे? परागकण के चारों ओर चिपक जाते हैं। तो जब यूपिस कण परागकण के चारों ओर चिपक जाएंगे तो वो क्या बनाएंगे? स्पोरोपोलेनिन बनाएंगे। अब ये स्पोरोपोलेनिन क्या होता है? एक ऐसा वैद्युत रोधी पदार्थ होता है जिसे न तो एंजाइम से पिघलाया जा सकता है, न तो इसके ऊपर किसी अम्ल या क्षार का प्रभाव पड़ता है, न तो इसे विद्युत जो बिजली की गर्जना होती है उससे कोई इफेक्ट पड़ता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्पोरोपोलेनिन एक ऐसा पदार्थ बन जाता है जिसको कभी हम नष्ट ही नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से स्पोरोपोलेनिन की वजह से जो परागकण होता है एक लाखों करोड़ों वर्ष तक हम जीवाश्म ईंधन के रूप में रख सकते हैं। ये बात होती है किसके लिए? स्पोरोपोलेनिन के लिए। तो आप इसका जल्दी से एक स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक, अब चलिए अब हम बात करेंगे बीजाणुजन ऊतक क्या होता है। आज का हमारा टारगेट जो है वो लगभग पूरा होने वाला है। बीजाणुजन ऊतक क्या होता है? चलिए अब हम बात करने वाले हैं बीजाणुजन ऊतक। बीजाणुजन ऊतक की इस रेखा चित्र के अकॉर्डिंग अब हम पढ़ेंगे बीजाणुजन ऊतक। बीजाणुजन ऊतक की बात करेंगे। अब मैंने कहा कि आप अभी लघु बीजाणुधानी की संरचना देख रहे हैं, इसके सेंटर में जब ये लघु बीजाणुधानी यानी कि जब ये परागकोश यानी जब ये घुंडीनुमा संरचना, देखिए कितना सिंपल स्ट्रक्चर से हम लोग एकदम कॉम्प्लेक्स की तरफ गए हैं। ये एकदम समझनी चाहिए आपको कि ये घुंडीनुमा था, इसको जूम किए द्विपार्श्विक संरचना से इसको कट किए तो ऐसा दिखा, फिर जूम किए तो ये चार परत हमको दिखा। माइक्रोस्कोपिक यानी हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर आपके सामने एकदम आ गया है परागकोश का। तो जो ये इसका सेंटर है, इस लघु बीजाणुधानी का जो सेंटर है, ये तब की बात करेगा जब ये परागकोश अपरिपक्व होता है। तो जब परागकोश अपरिपक्व होता है तो इसके केंद्र में, लघु बीजाणुधानी के केंद्र में कुछ सजातीय कोशिकाओं का समुच्चय पाया जाता है। सुसंबद्ध सजातीय कोशिकाओं का समुच्चय पाया जाता है। उसी समुच्चय को हम बोलते हैं बीजाणुजन ऊतक। एनसीईआरटी का बिट्टू सेम यही लिखती है। तो हम भी यहाँ क्या लिखेंगे कि अपरिपक्व परागकोश में, अपरिपक्व परागकोश में लघु बीजाणुधानी के केंद्र में अपरिपक्व परागकोश के लघु बीजाणुधानी के केंद्र में सुसंबद्ध कोशिकाओं का सजातीय समूह पाया जाता है। सजातीय समुच्चय पाया जाता है। लिखिए, समुच्चय पाया जाता है जिसे बीजाणुजन
ऊतक कहते हैं। इतनी बात समझ में आनी चाहिए आपको। तो आज का हमारा टारगेट कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि जो जायांग होता है वो उसकी संरचना के बारे में बात करेंगे कि जायांग क्या होता है, स्त्रीकेसर क्या होता है और बीजांड क्या होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।